क्या आपको भी लगता है कि गुड़गांव ओवर प्राइस्ड हो गया है? 2023 से 2025 में 67% पर स्क्वायर फीट रेट की इंक्रीमेंट आई है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इंक्रीमेंट क्यों आई है, मार्केट ने क्या किया 2023, 2024, 2025 में, और अब 2026 में क्या करेगी, और 2027 और 2028 में क्या करेगी। हम ये पूरी मार्केट को एनालाइज करेंगे डेटा के साथ। किसी बिल्डर के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी प्रोजेक्ट, कोई सेल्स पिच नहीं है। बस मैं आपको मार्केट के बारे में बताना चाहता हूँ कि मार्केट प्राइस के टर्म्स में क्या कर रही है और आगे क्या करेगी। तो वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुड़गांव एनसीआर के कंपैरिजन में कैसा कर रही है, प्राइस इतनी जल्दी क्यों बढ़े हैं, और तीसरी चीज़ 2026-2027 में क्या ग्रोथ स्टेडी रहेगी, क्या बबल और बड़ा होगा, क्या बबल फूटेगा। हम ये सारी चीज़ें इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि वॉल्यूम जो है इस सालों में 2023 से लेकर 2026 तक लगभग फ्लैट है, पर प्राइस फिर भी बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ है? इसका सिंपल आंसर है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट अफोर्डेबल और मिड मार्केट से लग्जरी सेगमेंट में जाने लग गया है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो पहली चीज बात करते हैं कि गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के कंपैरिजन में कहाँ आता है। 2023 में 65,000 यूनिट की सेल हुई थी, जिसमें से 36,000 गुड़गांव का था। इवन दो दिल्ली एनसीआर की जो सेल है वो कम हुई है, पर गुड़गांव का शेयर मेंटेन रहा है, और शेयर बल्कि 56% से बढ़कर लगभग 60% तक हो चुका है। तो जब हम एनसीआर की बात करते हैं, मेन ग्रोथ जो ड्राइवर है वो गुड़गांव है। सेल के एंगल से देखा है तो सप्लाई का एंगल भी देखना ज़रूरी है। गुड़गांव में जो लॉन्चेस हैं, पहले 19,000 लॉन्चेस हुए थे 2023 में, 2024 में आते आते 26,300 लॉन्चेस हुए हैं। 2025 का अभी डेटा आना बाकी है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री लगभग 35,000 के आसपास ही थी, पर जो रेट है वो 9,700 से 16,200 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाके बढ़ चुका है। दिस इज द एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट इन गुड़गांव। तो जब हम देखते हैं कि सेल भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है और साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये मेन इंडिकेटर है ग्रोथ का। और ये जो एवरेज इंक्रीज प्राइस में हुआ है, इसको सबसे ज़्यादा पुल किया है लग्जरी लॉन्चेस ने, क्योंकि जो एवरेज प्राइस जिस पे बिल्डर ला रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो इम्प्रूव हो गया है। तो एनसीआर और गुड़गांव में क्या हो रहा है कि जो अनसोल्ड स्टॉक है वो तो 8% गिराई है। गुड़गांव में लगभग 2 साल की इन्वेंट्री प्रिवेलिंग है, वो एक रीजनेबल इन्वेंट्री लेवल है और डिस्ट्रेस बिल्डअप नहीं है। तो डिमांड अच्छी है, सेल अच्छी है, लॉन्चेस भी आ रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन रियल है। जो आ रहा है प्रोडक्ट वो बिक भी रहा है और साथ साथ रेट भी बढ़ रहा है। बल्कि ये जो 9,700 से लेकर 16,000 तक की जंप है, ये 2 साल में 67% की जंप है। तो ये प्राइस बूम तो है, पर ये सिर्फ प्राइस महंगा नहीं है, ये एक प्रीमियमाइजेशन हो रही है। प्रीमियमाइजेशन क्या होती है? जैसे आपकी एमेनिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं। पहले सिर्फ दीवारें और कमरा मिलता था फ्लैट में, अब आपको स्विमिंग पूल के साथ साथ एकेडमीज़ बहुत ही ज़्यादा। पहले एक स्विमिंग पूल था, अब 4 स्विमिंग पूल मिल रहे हैं। स्पेक्स इंप्रूव हो रहा है, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है। तो मैं भी पहले ये सोचता था कि एमेनिटी सिर्फ मार्केटिंग है या सिर्फ ये दिखा रहे हैं, बट अब मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जिम, पहले मेरे को ड्राइव करके बाहर जाना पड़ता था, मेरी सोसाइटी के अंदर है। स्पोर्ट्स का बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, जहाँ अब मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरे दोस्त बन रहे हैं, एक कम्युनिटी मिलती है, लोगों के साथ मैं रेगुलरली खेल पाता हूँ। आपके बच्चों के लिए किड्स एरिया वहीं है। तो ये जो कन्वीनियंस है ना, ये एक लाइफस्टाइल बन जाता है और इसीलिए ही लोग पैसे दे रहे हैं। सेम चीज़ें अगर आप सोचना चाहो तो आप ये भी सोच सकते हो, आपकी जिम की फ़ीस बच रही है, आपके बच्चों के खेलने के एरिया की फ़ीस बच रही है, आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एरिया के जाने की फ़ीस बच रही है, गार्डनिंग, सिक्योरिटी, हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, ये सारे, आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी फ़ीस जो है ये एक तरह से आपकी मेंटेनेंस पे चली है। और ये जो अमेनिटीज़ है ये कन्वीनियंस बन जाती है, एक पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन जाता है। और इसी कन्वीनियंस की वजह से एक सेगमेंट जो है मार्केट का, उसमें शिफ्ट आया है। अफोर्डेबल जो अंडर 40 लाख है, मिड मार्केट जो 40 लाख टू 1.5 CR, और लग्जरी की डेफिनेशन है अबव 1.5 CR। ये 2023 तक हमारा 43% और 53%, ऑलमोस्ट 90% जो था अफोर्डेबल मिड मार्केट में था, और सिर्फ 4% ही आपका लग्जरी में था। बट ये 2025 तक आते आते आपका ऑलमोस्ट 60% लग्जरी सेगमेंट हो गया है, और आपके जो अंडर 40 लाख हैं और जो 40 लाख टू 1.5 CR है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया है। आप इसमें भी बेसिकली चार्ट में देखेंगे कि 2019 से 2024 में जो ये वाली आपकी सेगमेंट है मिड मार्केट, ये भी स्क्वीज़ हो गई है, और जो लग्जरी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है। तो ये जो न्यू मार्केट है ये इसलिए क्योंकि लोगों को यही चीज़ चाहिए, लोगों को सारी अमेनिटीज़, कन्वीनियंसेस चाहिए, इसलिए वॉल्यूम सेम रही है पर प्राइस जंप करा है। बिकॉज एवरेज वेटेड जो प्राइस है लग्जरी का, वो लग्जरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो हायर प्राइस है। और
बिकॉज डिमांड है इसलिए डेवलपर्स भी डिमांड के पीछे जा रहे हैं। ऑब्वियसली लग्जरी में उनको मार्जिन ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, बट साथ साथ उनको भी डिमांड फॉलो करनी पड़ेगी। अगर लग्जरी लोग ले ही नहीं रहे तो वो बनाएंगे ही नहीं। तो इसलिए 24-25 में लग्जरी पार्ट इतने लॉन्च हुए लग्जरी प्रोजेक्ट, इसलिए सारी डिमांड लग्जरी की तरफ जा रही है और अफोर्डेबल कम होता जा रहा है क्योंकि लैंड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और मिड टीयर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। या तो आप बिल्कुल ही अफोर्डेबल में जाते हैं लोअर एंड में, या फिर आप सीधा लग्जरी में। इसी वजह से सिटी एवरेज भी ऊपर हो गया है। पर हम यूजुअली गुड़गांव को पूरा एज अ गुड़गांव नहीं देखते, उसको माइक्रो मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 माइक्रो मार्केट्स बनती है। पहली माइक्रो मार्केट है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुरुग्राम। अब द्वारका एक्सप्रेसवे में सबसे ज़्यादा पिकअप इसलिए आया है क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो गया है। हम उसका इनॉग्रेशन हो चुका है, उसका टोल भी एक्टिव हो चुका है, तो एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आया कि लोगों को लग रहा है अब ये एक्सेसिबल है। पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो क्लोवर लीफ था वो बना नहीं था, तो उसका एक्सेस लिमिटेड था। फिर आता है आपका एसपीआर रोड और गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। इसमें आपका लग्जरी आने लग गया है क्योंकि ये गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्टेड है, क्लोवर लीफ से कनेक्टेड है, NH8 से कनेक्टेड है, सोना रोड से कनेक्टेड है। सारी कनेक्टिविटी एसपीआर रोड पे है। फिर आपका ऑब्वियसली गोल्फ कोर्स रोड है, ये तो आपका बिल्कुल ही लग्जरी है, ये तो आपकी प्राइम मार्केट है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अब कुछ नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि सारा लैंड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और फाइनली आता है आपका सोना रोड और साउथ गुड़गांव। ये थोड़ा सा एवरेज में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट तो है बट प्राइसेस अभी भी स्टेबल और लोअर एंड पे ही है। और सारी माइक्रो मार्केट्स की डीप डाइव भी मैंने इस रिपोर्ट में आपके लिए शेयर करी हुई है, तो आप हर एक मार्केट के बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि आपका जो गोल्फ कोर्स रोड है वो प्राइम मार्केट है, पर वहाँ पे क्या है, अब नई सप्लाई बहुत कम होगी, गोदरेज के 1-2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर गोल्फ को एक्सटेंशन रोड है, उसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है और उसमें प्रोजेक्ट्स आने अब कम हो गया, वो बिल्कुल ही लग्जरी सेगमेंट में जा चुका है। आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ पे अपर एक्सप्रेसवे पे काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो लग्जरी सेगमेंट में, लोअर में थोड़े से मिड रेंज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जो न्यू गुड़गांव है उसमें सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो लगभग मार्केट एक सिंक में ही चल रहा है, बट हाँ कॉरिडोर टू कॉरिडोर डिफरेंस आ जाता है। उसके लिए इन डेप्थ डिटेल हर एक कॉरिडोर की मेरे चैनल पे है। तो मेरे हिसाब से ये कि मार्केट अभी अच्छे से बैलेंस्ड है। एक बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक आया है, वो किसी भी एसेट अगर क्लास में आता है तो वो अनलिमिटेड नहीं चल सकता। आप ये सोचो कि हर साल ही 30-40% बढ़ता रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक स्टेबलाइजेशन आई है, एक बैलेंस आई है। डेवलपर्स भी जो पहले अपने प्रोजेक्ट्स के ही फेज़ 1 फेज़ 2 में प्रोजेक्ट्स के रेट बढ़ाते रहते थे, उनको भी रियलाइज़ होगी कि इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते, तो वो भी एक प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन के लिए ये अच्छा टाइम है। जब भी ऐसा टाइम आए जब मार्केट की तेज़ी थोड़ी देर रुक जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी डील्स की ऑफर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं। पहले पेमेंट प्लान्स ज़्यादा नहीं आ रहे थे, अब 1090, 2080 तक के पेमेंट प्लान आए हुए हैं। वेवर्स मिल जाते हैं, एक्सटेंशंस मिल जाती है, इंसेंटिव्स मिलती है, डील्स मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। तो बेस्ट तरीका का सोचने का ये है कि पहले अगर आपको बिल्डर नहीं भाव देता था, तो अब बिल्डर आपको बैठ के चाय पिलाएगा, रिस्पेक्ट देगा और आपके पे एफर्ट करेगा और आपको बेस्ट टू बेस्ट डील देगा, नेगोशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ उनके लिए सेल इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो हम मार्केट के बारे में सिंपली बात करते हैं। गुड़गांव में अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है, जो लो 20,000 टू मिड 20,000 की रेंज में है, सेल्स भी लगभग 30,000 के हैं। तो इन्वेंट्री मंथ्स जनरली हेल्दी बैंड में है, सेल एब्जॉर्प्शन हेल्दी है। रिस्क क्या है? सुपर लग्जरी में अगर बहुत सारे 5 करोड़ प्लस लॉन्चेस हो रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली स्लो होगी इस ज़्यादा प्राइस रेंज में। इसकी वजह से इंसेंटिव भी बढ़ सकते हैं और जब बिल्डर थोड़े कंपेरेटिव हो जाते हैं तो थोड़े रिस्क भी बढ़ जाते हैं। अब 2026-2027 की आउटलुक की बात करते हैं तो बेस केस ये है कि सिंगल डिजिट अप्रिसिएशन होगी एनुअली। मेजर सिटीज़ में 6 से 7% की अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। तो दिल्ली NCR लीडिंग ही है, गुड़गांव लीडर ही है, तो हाई सिंगल डिजिट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अपने क्लाइंट्स को भी यही गाइड कर रहा हूँ कि वो 30-40% जो 2024 में 30% हुआ था उसका रिपीट मत एक्सपेक्ट करो, अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो और हाई सिंगल डिजिट्स में एक्सपेक्ट करो। फ्लैट नहीं होगा, हाई सिंगल डिजिट्स विच इज़ अ मोर मॉडरेट ग्रोथ, इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और ओवरऑल बाकी एसेट्स क्लास को भी बीट कर सकता है। बाकी 2026 की शुरुआत थोड़ी शेकी हुई है स्टॉक मार्केट में और इक्विटीज़ में तो काफ़ी लॉसेस हुए हैं, तो इसी वजह से रियल एस्टेट एज अ एसेट क्लास उन सबको बीट करने की पोटेंशियल रखता है। मेन जो ग्रोथ आएगी वो ये आएगी कॉर्पोरेट हब्स, क्या जॉब्स आ रही हैं, क्या कंपनीज आ रही हैं। जैसे SPR पे काफ़ी कंपनीज आनी शुरू हुई है, एयर इंडिया को जैसे या अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे, तो उसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ आनी शुरू हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो की एक्सपेंशन प्लान है, एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन चुका है और उसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। RRTS आ रहा है, गुड़गांव से नोएडा की कनेक्टिविटी इंप्रूव होने वाली है। क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स या NRI आते हैं, अगर
ग्लोबल इकनॉमी या ग्लोबल में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आगे डिमांड कैसी रहती है। बाकी जो चीज़ें मार्केट को पीछे लेके आएंगी वो है, एक तो है अफोर्डेबिलिटी, चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है और उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी जब ज़्यादा जाने लगती है तो डिमांड कम होती है। पर इसका मैं आपको बता दूं कि काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिनमें इतना अच्छा पेमेंट प्लान आ रहा है। कोशिश डेवलपर्स ये कर रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी को और ज़्यादा लाएं और लोगों के लिए और ईजी बनाएं। दूसरी चीज़ है हाई बेस प्राइस। डेवलपर्स काफ़ी हाई बेस प्राइस रख रहे हैं बट अब वो धीरे धीरे बेस प्राइस को मार्केट के लेवल्स पे ला रहे हैं। सर्कल रेट बढ़ चुका है ऑलरेडी और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है, तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ज़रूर बढ़ेगी। मेरे पास एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की वीडियो है जिसमें मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ, रजिस्ट्री चार्जेस, वो आप देख सकते हैं। तो इस रियल एस्टेट में दो ही लोग होते हैं, एंड यूज़र या इन्वेस्टर। अगर आप एंड यूज़र हैं, आपके लिए लाइफस्टाइल गोल एमेनिटीज़ इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट मी लाइफ ये जो एमेनिटीज़ होती हैं इसका बेनिफिट होता है। अगर आप रहने लगोगे किसी भी एमेनिटीज़ वाली सोसाइटी में, आप जाके रेंट पे भी रह के ट्राई करोगे, आपको आदत लग जाएगी, आपको मज़ा आना शुरू होगा क्योंकि ये इसकी जो कन्वीनियंस है एमेनिटीज़ की वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एंड यूज़र हैं, एक ऑनेस्ट बजट लेके चलिए, ठीक है। यू कैन रीच आउट टू मी, मैं आपको हेल्प करूँगा कि कैसे बजट डिसाइड करें, क्या ईएमआई आती है, कितने का लोन लेना है, क्या मेंटेनेंस आता है, इंटीरियर्स में कितना खर्चा आता है, उस सब में मैं आपको गाइड करूँगा। दूसरा, बिल्डर्स को वही चूज़ करो जो डिलीवरी दे पाएँ, टाइमली दे पाएँ, अच्छे बिल्डर, टॉप बिल्डर्स जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जिनका अपना कैश ऐसा है कि भले ही सेल ना हो वो प्रोजेक्ट बना के बेच पाए, ना कि आपके पैसे पे और आपके फंड पे डिपेंडेंट हो। क्योंकि थोड़ा सा भी डाउन टर्न आता है तो जो वीकर डेवलपर्स होते हैं वो जल्दी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वेरा जो स्ट्रॉन्गर डेवलपर होगा उसके पास अपने इन्वेंट्री और अपना बैलेंस शीट और अपना कैश फ्लो अच्छा होगा। इन्वेस्टर्स को क्या करना है, इन्वेस्टर्स ये याद रखिए कि 2023-24 में ना फ्लिप करना बहुत आसान था, तो बहुत लोग एक एक पेमेंट प्लान में आते थे, एक एक इंस्टॉलमेंट देते थे और फिर ट्रेड कर लेते थे। वो ट्रेडिंग अब मुश्किल हो गई है। तो आप ये सोचो कि मैं लूँगा और 6 महीने में मैं निकल जाऊँगा, तो वो नहीं होने वाला है। 2026-2027 में अगर अब्जॉर्प्शन अच्छी रही शायद हो पाएगा, पर इन जनरल वो चीज़ पॉसिबल अब नहीं होने वाली है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने एक पेमेंट प्लान की एक किस्त दे दी, उसके बाद अगर दूसरे की डिमांड आती है तो आपके पास वो पैसे होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास दूसरे के पैसे नहीं है तो आप फंस सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप उन्हीं कॉरिडोर्स में जा रहे हो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, एंड यूज़र वहाँ पे आने वाला है। रेंटल की डिमांड भी हो सकती है कि कल को आप नहीं उसको रीसेल कर पाते तो आप उस पर एक रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हो। सेफ बिल्डर्स पे जाना है, हमें ईजी मनी को टारगेट नहीं करना है। एज ए इन्वेस्टर हमें केयरफुल रहना है और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रियलिस्टिक करना है। और अगर आप कोई कंफ्यूज बायर हो कि आप सोच रहे हो मैं इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, लूँ अपने लिए अभी लूँ, रेडी टू मूव इन करूँ, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो राइट कॉरिडोर जहाँ से चीज़ें भी एक्सेसिबल हो, प्लस आपके लिए रहने के लिए या आपकी वर्क प्लेस भी पास हो या आपके कम्यूट के हिसाब से हो। दूसरा, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या आती है, बेस सेलिंग प्राइस प्लस और क्या खर्चे होते हैं, प्लस जीएसटी कितना होता है, प्लस रजिस्ट्री कितनी होती है, उस पर किस्तें कितनी बनती है, वो सब चीज़ों को समझना है आपको और उससे एक रियलिस्टिक बजट बनाना है और उस रियलिस्टिक बजट से फिर नेगोशिएट करके उस बजट के अंदर अपने लिए एक राइट प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि रेट बढ़ेगा कोई रीज़न नहीं है, प्रोडक्ट की सेंस बननी चाहिए। अगर आप रहना है तो आपको रहने के लिए, अगर इन्वेस्ट करना है तो बिल्डर ऐसा होना चाहिए जो अप्रिशिएट होगा, जो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा और उस बेसिस पे उसको रीज़न बनाना है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये जो रिपोर्ट है, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 4-5 पीडीएफ्स हैं जिनमें मैंने पूरा एनालिसिस डेटा डाला है। उससे आपको एक मार्केट की समझ में आएगी। इवन दो अगर आप बायर हो या आप एक रियल एस्टेट एजेंट भी हो तो आपको मार्केट और प्राइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया। प्लीज़ सब्सक्राइब। I'll see you in the next video. Thank you.